ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? जरा एक बार यस टाइप कर दो। आवाज और स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो बच्चों, मैं जाते समय ब्रेक पे जाने से पहले अकाउंटिंग में कुछ बताया था आपको। आई होप सबको अकाउंट्स में तो समझा ही था। लॉ में भी बच्चों उसी को सेम वे लेना है, अंडरस्टैंड करना है। अभी लैंग्वेज समझेगा देखो आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लैंग्वेज थोड़ा तो 80% क्लियर हो जाएगा। ये आप एग्जाम में वन वर्ड्स में लिख सकते हो। लिखो, सुनो। प्रोवाइडेड, तो जो सेक्शन 37 का सेकंड पैराग्राफ है, जो आपको दिख रहा है, देखो आपके स्क्रीन पे। प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। बच्चों, जहां पार्टनर्स आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एन ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जहां बच्चों ऑप्शन दिया जाता है बचे हुए पार्टनर्स को टू परचेज the interest of deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of deceased partner and outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits. बच्चों, अगर डिसिस्ट पार्टनर के स्टेट को लेकर, यानी कि उसके इंटरेस्ट को लेकर, या आउटगोइंग पार्टनर का जो ड्यूज बाकी है, इसको पार्टनरशिप फर्म पे न करके इसको पे करने का कोई पार्टनर जिम्मेदारी ले लेता है, तो जिस दिन पार्टनर जिम्मेदारी ले लेगा, दूसरा पार्टनर, उस दिन आउटगोइंग पार्टनर या बच्चों जो पार्टनर मर चुका है, बरोबर है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद हुए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं मांग सकता। ध्यान में रखो, क्योंकि एक पार्टनर ने उनका पेमेंट करने का उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। मान लो बच्चों, मैं A1 से निकल रहा था, 31 दिसंबर को मैं निकला। अब बाकी पार्टनर बोलते हैं 31 मार्च तक रुको। तो बच्चों, राहुल सर क्या कहते हैं कि चलो कल मैं गिरीश सर को पूरा पेमेंट कर देता हूँ। आई एग्री टू टेक ओवर, I agree to pay Girish sir whatever his dues are pending with the firm. And बच्चों, राहुल सर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं मेरा पेमेंट करने का 1 जनवरी को, तो बताओ बच्चों, 1 जनवरी के बाद पार्टनरशिप फर्म के किए गए प्रॉफिट में क्या मैं हिस्सा मांग सकता हूं? अभी हेलो, नहीं मांगूंगा। एंड अगर मुझे राहुल सर ने टाइम पर पैसा नहीं दिया, तो क्या राहुल सर से मांग सकता हूँ वो? अब राहुल सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था ना मुझे पे करने का, और उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो क्या मैं वही पैसा उनसे डिमांड कर सकता हूँ जो मैं फर्म से डिमांड करने वाला था? द आंसर इज यस। यस। अब फर्म नहीं तो फर्म की जगह पे वो पार्टनर आ जाएगा, जिसको ये ऑप्शन में उसने लिया कि मैं गिरीश सर का पेमेंट करूंगा। बच्चों, तो पेमेंट करना पड़ेगा उनको। अब फर्म अपना जिम्मेदारी से निकल जाएगा, फर्म वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड अब गिरीश एंड राहुल आपस में देखेंगे जो करना है। गेटिंग दैट बच्चों? तो बच्चों, सेंटेंस देखो कैसा लिखा है। Provided that whereby contract between partners an option is given to surviving or continuing partners to purchase the interest of deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of deceased partner or outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits. That's it. But if any partner assuming to act in exercise of option does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provisions of this section. अब पता नहीं आपको कितनी लैंग्वेज समझी।
अगर मेरा शेयर राहुल सर ने देने का प्रॉमिस किया है एंड आगे चल के राहुल सर मुझे वो मेरा शेयर टाइम पे नहीं देते, तो बच्चों जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट में शेयर में फर्म से मांगने वाला हूँ, वही इंटरेस्ट या प्रॉफिट में शेयर में राहुल सर से लेकर मैटर खत्म कर दूंगा। ओके बच्चों, सो आई होप एनालिसिस बच्चों आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि सेम टू सेम लैंग्वेज यूज हुआ है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऊपर जो ऊपर पढ़ा ना 2 पैराग्राफ, वही है बच्चों। आप सिर्फ काम करो, एग्जाम्पल 1 एंड 2 पढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो एग्जाम्पल 1 पढ़ो। A, B and C are partners in manufacture of machinery. 3 पार्टनर्स है बच्चों, A, B and C. A is entitled to 3/8 of partnership property and profits. बच्चों यहाँ पर A की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो बच्चों कितनी है बच्चों? 3/8। 3/8 तो समझते हो, यानी 8 पार्ट में से 3 पार्ट ए का है, बाकी 5 दोनों पार्टनर का है, ऐसा। So 3A is entitled to 3/8 of partnership property and profits. आगे चल के बच्चों A becomes bankrupt. A आगे चल के bankrupt हो जाता है बच्चों, insolvent हो जाता है, insolvent हो जाता है, whereas B and C continue the business. And B and C बच्चों business continue करते हैं without paying out A's share of partnership asset or settling the accounts with the state. बी एंड सी बिजनेस को कंटिन्यू कर देते हैं एंड यहाँ बी एंड सी ए को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट बच्चों उसको कुछ भी नहीं देते, मतलब विदाउट सेटलिंग अकाउंट उसको कुछ भी नहीं दिए। तो आपको लगता नहीं यहाँ पर जो ए का स्टेट है, ए का जो स्टेट है बच्चों, वो आगे चलकर बी एंड सी जो भी प्रॉफिट्स करेंगे, आपको लगता नहीं उस प्रॉफिट्स में उनका 3/8 शेयर मिलेगा ए के स्टेट को, भले वो बैंकरप्ट हो गया हो, लेकिन क्यों वो क्लेम कर सकता है 3/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स मेड बाय बी एंड सी? क्योंकि बी एंड सी ने अभी तक उसका हिसाब किताब किया नहीं है। हेलो, एंड अगर प्रॉफिट नहीं क्लेम करता है तो ए बताएगा ए का स्टेट क्या क्लेम करेगा? अगर 3/8 प्रॉफिट वो नहीं क्लेम करता है तो उसकी जगह वो क्या क्लेम कर सकता है, और क्या ऑप्शन है क्लेम करने? तो आइदर ही कैन क्लेम, क्या बोलो, इंटरेस्ट। बच्चों जरा एग्जांपल क्लियर हुआ कि देखो, A, B and C are partners in manufacture of machinery. A is entitled to 3/8 of partnership property and profits. यहाँ बच्चों A becomes bankrupt, इन्होंने इंसॉल्वेंसी का केस डाल दिया। बच्चों एक्चुअली इनको एग्जाम्पल क्या देना चाहिए था बैंकरप्ट के बजाय, बताओ मुझे। यहाँ A has become bankrupt, इसकी जगह और क्या सिंपल एग्जाम्पल डालना चाहिए था इनको? टेल मी। A रिटायर हो गया, ऐसा भी बोल सकते थे कि नहीं? या एक की डेथ हो गई, ऐसा भी बोल सकते थे कि नहीं ये लोग? तो हम सेक्शन 37 का रूल यूज कर देते हैं। हेलो, डोंट यू थिंक सो? ए बिकम्स बैंकरप्ट की जगह ए रिटायर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म अगर लिख देते तो कोई प्रॉब्लम था? तो बच्चों मान लो ए रिटायर हो गया एंड बी एंड सी ने बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया बिना ए का अकाउंट सेटलमेंट किए। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता बी एंड सी आगे चल के जितना प्रॉफिट्स करेंगे उस प्रॉफिट में भी ए को हिस्सा लेने का हक है, प्रॉफिट में शेयर लेने का हक है? चलो नहीं प्रॉफिट में शेयर लेने का हक है तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो क्लेम कर सकता है कि नहीं? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बच्चों किसने बिजनेस कंटिन्यू कर दिया ए का सेटलमेंट किए बिना? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, किन 2 पार्टनर्स ने बिजनेस कंटिन्यू कर दिया बिना ए का पूरा पैसा सेटलमेंट किए हुए? बी एंड सी ने। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता बी एंड सी को आगे चल के जो प्रॉफिट होगा उसमें ए को भी शेयर देना पड़ेगा? डोंट यू थिंक सो? क्योंकि अभी तक उसका पेमेंट उन्होंने किया नहीं।
आपको ऐसा नहीं लगता बी एंड सी आगे चल के जो प्रॉफिट करेंगे उसमें से ए को भी 3/8 शेयर देना पड़ेगा? सही बोला। एंड अगर 3/8 शेयर नहीं देते तो क्या देना पड़ेगा फिर? नहीं तो चलो प्रॉफिट में शेयर नहीं देते तो फिर क्या देना पड़ेगा? आइदर इंटरेस्ट। आई होप एवरीवन गॉट दिस एग्जांपल नाउ। बच्चों ए बिकम्स बैंकरप्ट, आई थिंक ये वर्ड बहुत लोग को कंफ्यूज कर रहा होगा। तो बैंकरप्ट की जगह बच्चों आप ऐसा लिख दो ना, ए गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। बैंकरप्ट की जगह ए रिटायर्ड हो गया ऐसा लिख दो, या ए की डेथ हो गई ऐसा लिख दो, तो बच्चे एग्जाम्पल और क्लियरली समझेगा आपको। ओके, चलो आगे। एग्जाम्पल 2, A, B and C are partners. C retired after selling his share in partnership firm. बच्चों C रिटायर्ड हो गया आफ्टर सेलिंग his share in partnership firm, बरोबर है? बच्चों C ने किसको अपना शेयर सेल किया? देखो, A and B failed to pay the value of the share to C as agreed to. A and B बच्चों जो भी उसने C को शेयर पेमेंट करना था बच्चों वो पे नहीं कर पाए। The value of the share of C on the date of retirement from the firm would be a pure debt यानी कि लोन, from the date on which he ceased to be a partner as per the agreement entered between parties. And बच्चों C यहाँ क्या कवर कर सकता है? अपने बैलेंस अमाउंट पर C क्या क्या क्लेम कर सकता है? इंटरेस्ट। हेलो बच्चों, अभी बी एंड पार्टनर ए एंड बी अपने बैलेंस शीट में क्या बताएंगे? सी का पैसा सीज कैपिटल बताएंगे कि सीज लोन अकाउंट बताएंगे? क्योंकि अभी तक पे नहीं कर पाए वो लोग। अब ए एंड बी अपने पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में सीज लोन अकाउंट बताएंगे कि सीज कैपिटल अकाउंट बताएंगे? लोन, जिस पर सी को कितना इंटरेस्ट लेने का हक है? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ले सकता है वो? 6%। तो बच्चों एक एग्जाम्पल में देखो ना, प्रॉफिट में शेयर ले रहा है वो, एंड दूसरे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बच्चों एग्जाम्पल दोनों सेम ही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। चाहे तो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, एंड अगर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले सकता है तो अपने बैलेंस ड्यू पर इंटरेस्ट ले सकता है एट द रेट 6% पर एनम। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड सेक्शन 37 विद द एग्जाम्पल, विद दिस टू एग्जाम्पल। बच्चों 2 मिनट दे रहा हूँ। हेलो, 2 मिनट दे रहा हूँ। आई वॉन्ट, मेरे लिए आप लोग दोनों एग्जाम्पल एक एक बार वापस पढ़ लो। चलो दोनों एग्जाम्पल सेक्शन 37 को माइंड में रखते हुए बच्चों वापस पढ़ो पूरा। मैंने शायद फर्स्ट वन पूरा नहीं पढ़ा था बट आइडिया दे दिया। पूरा पढ़ो आप लोग। ओके बच्चे, यूनिट नंबर 2 को खत्म करने के लिए वी हैव लास्ट सेक्शन नाउ। बच्चों इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा, डू यू नो व्हाट इज रिवोकेशन? रिवोक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के याद करके बताओ। रिवोकेशन या रिवोक करना मतलब क्या? एक मिनट स्टूडेंट।
ओके सर, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, ओके सर। ना बच्चों, मैं जब रिवोकेशन पूछा, याद आया बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिवोक कर रहा हूं मतलब क्या? रिवोकेशन एक प्रकार का वर्ड है, रिवोकेशन, कैंसलेशन, याद आया? वेरी गुड। टू टेक बैक, ओके। एंड बच्चों, आपके आपके बैच को मैं बता चुका हूं कि व्हेन द चेंज इन फर्म टेक्स प्लेस, व्हेन वी से दैट देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, याद आया बच्चों? इसमें से कुछ होता है तो हम ऐसा नहीं बोलते देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सही बोला बच्चों? तो बच्चों, अभी हमारा सेक्शन 38 में हेडिंग क्या है मालूम है? मुझे ये बताओ बच्चों, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे, तीनों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई एंड उन्होंने बैंक लोन लिया। बच्चों क्या लिया? बैंक लोन। फर्म ने बैंक लोन लिया। तो बच्चों, आपको मालूम है लोन लेने के लिए गारंटी की जरूरत पड़ती है। हेलो, सही बोला मैंने? तो एक्स वाई जेड ने क्या किया बच्चों, मुझे रिक्वेस्ट किया कि गिरीश सर आप गारंटी दे दो। तो मैंने जाके बैंक में गारंटी दी कि ये जो फर्म है एक्स वाई जेड, इसको मैं गारंटी देता हूँ कि इन्होंने लोन रीपे नहीं किया तो मैं रीपे कर दूंगा। गारंटी दे दी कि नहीं बच्चों? जरा टाइप करो, गिरीश ने किसको गारंटी दी? फर्म को। सही है। जिसमें कितने पार्टनर्स थे? कितने पार्टनर्स थे? तीन। अब बच्चों बताओ, एक्स वाई जेड ने आगे चल के डी नाम के पार्टनर को, डी, एक्स वाई जेड ने डी नाम के पार्टनर को अगर एडमिट कर लिया तो आपको लगता नहीं चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया? फर्म चेंज हो गई। हेलो, डोंट यू थिंक सो? फर्म चेंज हो गई। अब बताओ, गिरीश ने जो बैंक को गारंटी दी थी वो वैलिड रहेगी कि इनवैलिड हो जाएगी? अभी गिरीश की दी गई गारंटी कंटिन्यू रहेगी कि खत्म हो जाएगी? तो बच्चों, गिरीश की दी गई गारंटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि गिरीश ने गारंटी किसको दी थी? एक्स वाई जेड फर्म को दी थी। एंड अब एक्स वाई जेड फर्म, आपको लगता नहीं एडमिट करके नया फर्म बन चुका है? हेलो, डोंट यू थिंक सो? ओल्ड फर्म हैज नाउ बिकम न्यू फर्म। तो बच्चों, गिरीश की दी गई गारंटी क्या हो जाएगी बताओ?
गिरीश की दी गई गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कि कंटिन्यू रहेगी? दैट इज माय क्वेश्चन फॉर द न्यू फर्म। फॉर द न्यू फर्म बच्चों इट विल गेट रिवोक। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी बच्चों का इट विल गेट साथी। रिवोक। यानी अब जो नई फर्म है ना एक्स वाई जेड एंड डी, एक्स वाई जेड एंड डी, बच्चों इनको अभी नया गारंटी के लिए वापस ढूंढना पड़ेगा। इनको नई गारंटी ढूंढनी पड़ेगी, नया गारंटर ढूंढना पड़ेगा। पुराना गारंटर गिरीश का दी गया गारंटी बच्चों कंटिन्यू नहीं रहेगी, तो रिवोक हो जाएगी। सुना सब लोगों ने? ओके। तो बच्चों मैं सेक्शन 38 पढ़ता हूँ, देखो क्लियर हुआ कि नहीं सबको? सेक्शन 38। सेक्शन 38 पढ़ रहा हूँ, देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, continuing guarantee given to a firm, continuing guarantee given to a firm or to third party in respect of transaction of the firm is in the absence of an agreement to the contrary is revoked, cancelled as to future transaction from the date of any change in the constitution of the firm, from the date of any change in the constitution of the firm। बच्चे एकदम सिंपल है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 38, mere changes in the constitution of firm operates to revoke the guarantees as to all future transactions. Such change may occur by death or retirement of partner or by introduction of new partner। तो बच्चों गिरीश की गारंटी नई फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकती। गिरीश की गारंटी ओल्ड फर्म के लिए थी एंड वो ओल्ड फर्म के साथ ही खत्म हो गई, उसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। बच्चों यस नो में जरा रिस्पॉन्स चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड लास्ट सेक्शन 38, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी? वैसे एग्जामिनेशन एंगल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे, एग्जामिनेशन एंगल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी एक आइडिया दे दिया आपको मैंने, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बच्चों विद दिस यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया आपका। एंड नाउ बच्चों वी स्टार्ट विद द लास्ट यूनिट। वी स्टार्ट विद लास्ट यूनिट के साथ अभी हम लोग जा। लास्ट यूनिट क्या है बच्चों? तो यूनिट 3 आ गया आपके स्क्रीन पर बच्चों। यूनिट 3 आ गया, स्क्रीन पर आ गया। कैन यू सी यूनिट नंबर 3 नाउ? तो बच्चों लास्ट यूनिट अभी हम डील करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या है? फर्म का जन्म एंड फर्म का मरण, यानी फर्म की रजिस्ट्रेशन एंड फर्म का डिसोल्यूशन। फर्म के रजिस्ट्रेशन को लेकर बच्चों क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं। बच्चों आपने पढ़ा होगा ओसीएम में, पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। पढ़ा था कि नहीं ओसीएम में? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
बरोबर है। तो बच्चों वही अभी हमें पढ़ना है कि किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर्ड करना है विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, तो बच्चों उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड बच्चों ये फर्म आगे चल के अगर डिसॉल्व हो जाती है, फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, सारे पार्टनर्स मिलकर फर्म का बिजनेस बंद कर देते हैं, जिसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। तो बच्चों फर्म को डिसॉल्व करने के लिए भी क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, बरोबर है। डिसॉल्व करने के लिए एंड डिसोल्यूशन के बाद की लीगल फॉर्मेलिटी क्या है, बच्चों ये सारी चीज अगर आपको जाननी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट नंबर 3 हमको बच्चों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 जो सिर्फ केवल ये 2 पॉइंट्स को लेकर ही बच्चों यूनिट नंबर 3 है, ये डिस्कस हो जाने से हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीए फाउंडेशन सिलेबस खत्म। ओके बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट। क्योंकि ओसीएम में आपने कुछ हद तक नॉलेज लिया हुआ है, और बच्चों वो ओसीएम का नॉलेज है। अभी हमें क्या समझना है, कैसे समझना है बच्चों, डायग्राम से आइडिया आ जाएगी। देखो 2 मिनट जरा डायग्राम को देखो। सबसे पहले बच्चों मोड ऑफ इफेक्टिंग रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों मेथड क्या है, कब हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुई। दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन हम नहीं करते, कोई फर्म अगर अनरजिस्टर्ड रह जाती है या जिस फर्म का नॉन रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बच्चों ये 2 पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर जाएंगे। बच्चों फर्म की डिसोल्यूशन जो है, बरोबर है, वो 2 तरह का से होती है। एक है डिसोल्यूशन बाय पार्टनर एंड एक है डिसोल्यूशन बाय द इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। कभी कभी कोर्ट इंटरफियर करता है, फर्म को डिसॉल्व कर देता है, तो कभी पार्टनर्स आपस में ही एग्रीमेंट करके फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों ये मैंने कहा ना, पूरे यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में आप 2 ही चीज पढ़ने वाले हो, फर्म की रजिस्ट्रेशन, फर्म की डिसॉल्यूशन। एक 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 स्टार्टिंग एंड एक एंडिंग, दैट्स ऑल। तो बच्चों कुछ पढ़ा है नहीं है, सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ यूनिट नंबर 3 का। एंड अब बच्चों हम सेक्शन 58 से, आप बोल सकते हो सेक्शन 58 से अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, बच्चों आपको मालूम है फर्म की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, मुझे जरा 3 मिनट दे दो, मैं फॉर्मेलिटी कैसे बोलता हूँ जरा देखो। बाद में वहां लिखा क्या है बच्चों हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। बच्चों एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आपके पास कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग आएंगे एंड कहेंगे कि हमें पार्टनरशिप फर्म बनानी है एंड उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, अगर वो लोग आके आपके कहते हैं कि हमको पार्टनरशिप फर्म बनानी है एंड उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तो ऐसे केस में बच्चों आप सबसे पहला काम उनका क्या करोगे, आप ही बताओ। उनका कैपिटल कितना है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, ये सारी जानकारी लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सारी जानकारी लेकर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पहला काम आप क्या करोगे, उनका पार्टनरशिप डीड बनाओगे कि नहीं बच्चों। हेलो, डोंट यू थिंक आप उन स्टैम्प पेपर पे पार्टनरशिप डीड बनाओगे, फिर वो पार्टनरशिप डीड का साइन लेंगे आप। देखो मैं फॉर्मेलिटी कैसे सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्लाइंट का पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, उनको पढ़ने के लिए देंगे, सारे टर्म्स कंडीशंस इनसे क्लियर करवाएंगे। फिर बच्चों फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर आप उनका सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर लेके बच्चों एक प्रिस्क्राइब फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन का, वो फॉर्म फिलअप करेंगे आप एंड फॉर्म फिलअप करके उसके फी के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बच्चों आप वो सारे पेपर्स वहां दे दोगे एंड बच्चों
उसके बाद बाकी पेपर सब सही रहे तो बताओ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी कि नहीं? हेलो, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी? तो बच्चों उसी की फॉर्मेलिटी उन्होंने वहां पर बताई है। देखो अभी मैं एक एक रीड करता हूँ। बच्चों रजिस्ट्रेशन करते समय स्पेशली एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने जाते हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, बच्चों रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ROF सुना है कभी? OCM में ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जैसा ROC होता है ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वैसे ROF। तो बच्चों सेक्शन 58 के हिसाब से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए करते समय बच्चों फॉर्मेलिटीज क्या क्या है देखो, मैं रीड कर रहा हूँ। 1, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म may be affected at any time by sending by post or delivering to the registrar, आ गया word, of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, a statement in prescribed form। मैं बच्चों जिस स्टेटमेंट की बात कर रहा था ना फॉर्म फिलअप करने का, a statement in prescribed form and accompanied by prescribed fee। बच्चों यहाँ क्या है, जैसे कि बच्चों अगर वसई की मैं बात करूं, चलो वसई विरार की बात करूं, तो वसई विरार में अगर किसी का पार्टनरशिप फर्म है एंड उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बच्चों रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूं हमारे एरिया के लिए रजिस्ट्रार कहाँ है मालूम है आपको? हेलो, रजिस्ट्रार कहाँ है मालूम है? मुंबई बैंड्रा, बैंड्रा सुना है? बैंड्रा, हेलो, मुंबई का बैंड्रा सुना है? तो बच्चों हाँ, बैंड्रा में जाके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, वहां जाकर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फी के साथ, सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फी के साथ वहां जाके डिलीवर कर दूंगा, दे दूंगा। या तो बच्चों अगर मैं और दूर रहता हूँ एंड पर्सनली बैंड्रा में नहीं जा सकता तो बताओ कैन आई अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बाय सेंडिंग ऑल द डिटेल्स बाय पोस्ट? Can I apply for registration by sending all the details by post? हेलो, क्या मैं पोस्ट या कुरियर के जरिए सारा फॉर्म भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं? तो सेक्शन 58 आपको इसका भी परमिशन देता है। आप चाहे तो बाय पोस्ट सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो या पर्सनली जाकर बैंड्रा में सारे कागजात वहां पे सबमिट करो फी के साथ। दोनों में से कोई भी मेथड लो बच्चों, आपकी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन उनको मिल गया ऐसे माना जाएगा। चलो बोलो, शुरुआत क्लियर हुई बच्चों? हेलो, व्हाट इज द मेथड ऑफ गिविंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन? आइदर यू गिव एप्लीकेशन बाय पोस्ट और यू पर्सनली गो एंड डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स इन विथ रजिस्ट्रार। दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करो, आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वहां मिल गया ऐसा समझा जाएगा। सर किसका आएगा अभी इसमें? खुद का है? चल हाँ बच्चों, अभी अभी मैं रीड कर रहा था, देखो सेक्शन 58। बच्चों रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके, या तो बाय पोस्ट या आप डायरेक्टली रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करो। दोनों ही मेथड में बच्चों आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास पहुंच गया ऐसे अजम्पशन। लेकिन बच्चों आप फॉर्म में, जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आप एप्लीकेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन का, फी तो चाहिए उनको, सवाल ही नहीं, फी तो लेंगे वो, लेकिन फी के साथ साथ जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बच्चों आप एप्लीकेशन करने वाले रजिस्ट्रेशन का, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बच्चों उनको क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए देखो। सबसे पहले फर्म का नाम, बच्चा आवाज आ रही है ना सबको? हेलो,
जब आप वो एप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले फर्म का नाम, फिर बच्चों फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उनका कहाँ कहाँ बिजनेस होगा, हेड ऑफिस क्या होगा बच्चों, वो सब आप उस फॉर्म में एप्लीकेशन में डालेंगे। फिर बच्चों और कोई ब्रांच आप ओपन करने वाले हो या ओपन कर चुके हो उसका एड्रेस, हर पार्टनर ने कौन से डेट को फर्म ज्वाइन की वो डेट लिखना पड़ेगा, पार्टनर का फुल नेम, उनका परमानेंट एड्रेस लिखना पड़ेगा। एंड बच्चों ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बच्चों ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हेलो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखनी पड़ेगी। मतलब आपकी पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ये भी लिखना पड़ेगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, डिस्कशन सुनाई दे रहा है सबको? वेरी गुड। तो बच्चों जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या जानकारी डालनी है, ए लेकर एफ तक आपको लिखा है। एंड बच्चों जब ये जानकारी आपकी उसके अंदर फिलअप हो गई, नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेटमेंट बनाया कि नहीं हमने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, सारी जानकारी उसमें फिलअप करके, इस स्टेटमेंट पर सारे पार्टनर्स का हस्ताक्षर, सिग्नेचर चाहिए। अगर कोई पार्टनर उस दिन मौजूद नहीं है तो उस पार्टनर द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट को साइन कर सकता है। इतना है कि एजेंट को अथॉरिटी मिलनी चाहिए, एजेंट को अथॉरिटी होनी चाहिए। तो बच्चों जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हम एप्लीकेशन करने वाले हैं, उस स्टेटमेंट पर सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर, एंड अगर पार्टनर्स नहीं है तो उनके द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट भी चलेगा, वो भी सिग्नेचर पुट अप कर सकता है। बच्चों फॉर्मेलिटी सीखो हाँ, रजिस्ट्रेशन करने की। तो उसके बाद दूसरी फॉर्म क्या है देखो एप्लीकेशन को लेकर, ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई इट इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। जो पार्टनर बच्चों स्टेटमेंट में साइन कर रहा है, उन्होंने एज अ पार्टनर उसको वेरीफाई भी करना है, बाय गिविंग योर पैन कार्ड, बाय गिविंग योर आधार कार्ड, बरोबर है, बाय गिविंग एनी प्रूफ, पासपोर्ट एंड सो ऑन। आप पार्टनर हो, जो साइन कर रहे हो वो आप ही हो, ये आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा बाय सबमिटिंग सम प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड सो ऑन। तीसरी फॉर्मेलिटी बच्चों, मुझे बताओ सबसे पहले स्टेटमेंट में कौन सा क्या लिखना है, हमें याद करके बोलो बच्चों। जब हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे कि नहीं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो बताओ सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको नोट्स में। बच्चा एप्लीकेशन करते समय प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तो टाइप करो। आवाज आ रही है बच्चों?